तो प्रिय छात्रों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि भारतीय राज्य व्यवस्था संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों की PCS परीक्षा व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को भी दृष्टिगत रखते हुए हम नियमित रूप से अपने वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। एक्सेलेंट IAS एकेडमी बरेली की ओर से अजीत कुमार सिंह के द्वारा यह आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्य व्यवस्था क्या है? तो सामान्य शब्दों में कहें तो राज्य व्यवस्था या जिसे हम पॉलिटी कहते हैं, किसी भी देश के राजकाज अर्थात शासन प्रशासन को संचालित करने की जो व्यवस्था है उसको हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। राज्य व्यवस्था का मूल निर्धारक तत्व किसी भी देश का संविधान होता है। इसलिए राज्य व्यवस्था को ठीक से समझने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए हमें उस देश के संविधान को समझना होता है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भी राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा भाग भारत का संविधान है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाहे हम सरकार के बारे में पढ़ें, चाहे हम अधिकारों के बारे में पढ़ें, चाहे हम अपने लोकतांत्रिक संगठनों के बारे में पढ़ें, चाहे हम सरकार के कार्य उद्देश्य के बारे में पढ़ें, अपने भविष्य की दशा और दिशा को निर्धारित करने वाले लक्ष्यों के बारे में पढ़ें, तो इन सभी का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें संविधान का अध्ययन करना होता है। इसलिए राज्य व्यवस्था में संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की राज्य व्यवस्था हो या किसी भी देश की राज्य व्यवस्था हो, हमें ये समझना होगा कि उसके अंतर्गत जो संविधान है उस संविधान का अर्थ क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सामान्य अध्ययन की दृष्टि से यदि हम राज्य व्यवस्था पर विचार करें और उसके अंतर्गत हम संविधान के स्वरूप पर विचार करें तो हम संविधान को निम्नांकित रूप में बतला सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि संविधान किसी भी देश का मूलभूत कानून है। बहुत सरल शब्दों में संविधान को हम एक लाइन में कहें तो कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ ऑफ द लैंड ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश का मूलभूत कानून। मूलभूत कानून कहने का आशय क्या है? तो मूलभूत कानून कहने का आशय ये है कि एक तो जिस देश का भी संविधान है उस संविधान में उस देश की मूलभूत बातें, मूलभूत विधिक प्रक्रिया, उस देश के लोगों की मौलिक आकांक्षाएं, इच्छाएं, अधिकार इत्यादि का समावेश संविधान में होता है। संविधान एक कानून के रूप में है। जिस प्रकार से कानून बाध्यकारी होता है उसी तरह से संविधान सर्वोच्च कानून है, सुप्रीम लॉ है। इसलिए संविधान की बाध्यकारिता तो अन्य कानूनों की तुलना में भी ऊपर होती है। अन्य कानूनों की जब हम बात करते हैं तो जैसे हमारे संसद के द्वारा बनाए गए विभिन्न अधिनियम हैं, फॉर एग्जाम्पल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो इस प्रकार के जो कानून या CRPC, CPC, टार्ट, कॉन्ट्रैक्ट संबंधी कानून जो ब्रिटिश शासन के दौर से हमारे देश में चले आ रहे हैं, तो ये सब लॉ या विधि हैं। लेकिन संविधान इन सबसे ऊपर है, क्योंकि संविधान
सर्वोच्च है। सारे कानूनों को, चाहे वो संसद द्वारा निर्मित हो या किसी अन्य संस्था के द्वारा आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद बनाए गए हों, उन सभी कानूनों को संविधान के अनुसार होना चाहिए। और आमतौर पर सभी देशों में ऐसा ही होता है। ब्रिटेन का संविधान इसका एक अपवाद है, जहाँ पर कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पर सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, संसद की सर्वोच्चता के स्थान पर, संविधान की सर्वोच्चता के स्थान पर संसद की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। लेकिन अन्य देशों में, जैसे खुद हमारा देश है या अमेरिका है या दुनिया के लगभग सभी देशों में ब्रिटेन का अपवाद को छोड़ करके संविधान को सर्वोच्च माना गया है और अन्य कानूनों के ऊपर संविधान की बाध्यताएं लागू होती हैं। तो इसलिए संविधान सर्वोच्च विधि है किसी भी देश की। हर देश का अपना एक संविधान होता है। वर्तमान समय में लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र के अंतर्गत प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य का अपना एक संविधान होता है, जिसमें उस देश की सभ्यता, संस्कृति से लेकर के उस देश की सभी प्रकार की आवश्यकताओं का समावेश होता है। तो इस प्रकार से यदि हम संविधान को देखें तो संविधान में किन किन चीज़ों का समावेश होता है। तो सबसे पहले संविधान राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करता है। नेचर ऑफ द स्टेट, अर्थात संविधान यह बतलाता है कि जिस राज्य का वह संविधान है, वह राज्य अर्थात देश कैसा होगा। उदाहरण के तौर पर हमारे संविधान में हमारे देश के बारे में बताया गया कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दूसरी बात, संविधान ये बतलाता है कि सरकार का संगठन किस प्रकार का होगा। कंपोजिशन एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संगठन व स्वरूप। आप जानते हैं सरकार जो कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी का मिश्रित रूप है। तो सरकार किस प्रकार की होगी, संसदीय सरकार होगी या अध्यक्षीय सरकार होगी, इसको बतलाता है। और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच किस प्रकार के संबंध होंगे, जिनके आधार पर यह तय होता है कि किसी देश की सरकार संसदीय सरकार है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। तीसरी बात, संविधान राज्य और नागरिकों के बीच के संबंध, राज्य और नागरिकों के बीच के संबंधों को व्यक्त करता है। अर्थात राज्य, उस राज्य की सरकार और उस राज्य के जो नागरिक होंगे उनके बीच किस प्रकार का संबंध होगा। राज्य नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता देगा, कितने अधिकार देगा, या राज्य के प्रति नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे, नागरिक राज्य के किन किन व्यवस्थाओं से बंधे हुए होंगे, राज्य नागरिकों के लिए क्या क्या करेगा, नागरिकों के उत्थान के लिए, विकास के लिए राज्य की भूमिका क्या होगी। इन सभी बातों का उल्लेख संविधान में होता है।
इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है नागरिकों व व्यक्तियों के अधिकार व कर्तव्य। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स एंड इंडिविजुअल्स। संविधान केवल अपने देश के नागरिकों के बारे में ही प्रावधान नहीं करता है, बल्कि संविधान में उस देश के अंतर्गत रहने वाले नागरिक या अन्य देशों के जो लोग रह रहे हों उन सभी के बारे में भी संविधान कुछ प्रावधान करता है। जैसे हमारे मूल अधिकार हैं तो वे भारत के नागरिकों के लिए भी हैं, और कुछ मूल अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ भारत में रहने वाले सभी लोगों अर्थात विदेशियों के लिए भी हैं। तो स्पष्ट रूप से जो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट के रूप में जानते हैं, ऐसे अधिकार का समावेश संविधान करता है। अमेरिका के संविधान में भी मूल अधिकारों का समावेश है, भारत के संविधान में भी मूल अधिकारों का समावेश है। इसी प्रकार से कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो कर्तव्यों का भी समावेश संविधान में होता है। हमारे देश के संविधान में मूल रूप से तो नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख अलग से नहीं किया गया था, लेकिन आगे चल करके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कर्तव्यों का भी समावेश किया गया। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, बाद में उसमें एक और जोड़ा गया। इस प्रकार से कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। अन्य देशों के संविधानों में भी, जैसे कि रूस के संविधान में, जापान के संविधान में भी मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। तो नागरिकों और व्यक्तियों के अधिकार व कर्तव्यों का समावेश करता है। और इसी प्रकार से राज्य व सरकार दोनों ही, राज्य और सरकार दोनों के लक्ष्यों व उद्देश्यों का समावेश संविधान करता है। अर्थात एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य के रूप में कोई राज्य किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, किन लक्ष्यों को हासिल करना चाहता है, उस सरकार जो उस राज्य के अंतर्गत कार्य कर रही है उसका उद्देश्य क्या होगा, संविधान के द्वारा इस संबंध में कुछ दिशा निर्देश या गाइडलाइन की तरह से कुछ बातें बताई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर आयरलैंड के संविधान में या भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जिनके माध्यम से कुछ बातें बतलाई गई हैं कि राज्य जब अपनी नीतियां बनाएगा देश के लोगों पर शासन करने के लिए, सरकारें जब अपने कानून बनाएंगी तो उन कानूनों को बनाने के दौरान, उन नीतियों को बनाने के दौरान उनमें किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे।